आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत 3 के पहले पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। मैं, देखिए मैं का अर्थ कवयित्री से है। जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो स्वयं को संबोधित करती हुई कह रही हैं मैं। ठीक है, तो ये मैं शब्द कवयित्री के लिए आया है। नीर भरी, देखिए नीर भरी के दो अर्थ हैं। बादल के संदर्भ में इसका मतलब है जल से भरी हुई या पानी से भरी हुई। ठीक है, वहीं पर कवयित्री के संदर्भ में इसका अर्थ है आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई। ठीक है, दुख की मतलब दुख रूपी, दुख की मतलब दुख रूपी। बदली सरल है, चाहे आप बदली कह के व्याख्या कर लीजिए और चाहे बादल कह के कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पंदन, देखिए स्पंदन का मतलब होता है कंपन या गतिशीलता, तो चाहे आप कंपन कह के व्याख्या कर लीजिए चाहे गतिशीलता। ठीक है, में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चिर, देखिए चिर का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा के लिए रहे, तो चिर का मतलब आप हमेशा भी कह सकते हैं। ठीक है, निस्पंद, निस्पंद का मतलब होता है स्थायी, स्थायी। ठीक है, जिसमें कोई कंपन ना हो, स्थायी। बसा मतलब बस जाना, स्थायी रूप से बस गया। ठीक है, क्या बस गया हम लोग व्याख्या में देख लेंगे। क्रंदन, देखिए क्रंदन के दो अर्थ हैं। बादल के संदर्भ में क्रंदन का अर्थ है गरजना, बादल के संदर्भ में क्रंदन का अर्थ है गरजना, जबकि कवयित्री के संदर्भ में इसका अर्थ है रुदन करना, रोना। जो विरह की वेदना है, जो विरह का कष्ट है, उसके कारण रोना। ठीक है, रुदन करना। में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आहत, आहत माने घायल या व्याकुल। जो संसार है वो घायल है, किससे घायल है हम लोग व्याख्या में देखेंगे। ठीक है, तो विश्व माने संसार, कोई दिक्कत ही नहीं है। हंसा, हंसा भी सरल ही है। ठीक है, नैनो, नैनो देखिए नैन माने आँख होता है, तो नैन माने तो आँख होता है। ठीक है, लेकिन हर लाइन में हमको बादल भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस पद्यांश की ये खासियत है कि दो घटनाएं एक साथ चल रही हैं। जो कवयित्री हैं उन्होंने एक तरह से अपने को बदली मान लिया है, तो जो चीज़ें बादल के साथ होंगी वो चीज़ें कवयित्री के साथ भी होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नैनो का मतलब आँख होता है, लेकिन यहाँ पे बादल से भी इसका एक अर्थ है। ठीक है, में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक, देखिए दीपक से जलते, यहाँ पर इसके भी दो अर्थ हैं। देखिए दीपक से जलते का जो एक अर्थ है बादल के लिए है वो है चमकना। जो बादल में चमक होती है ना, बरसात होते समय बादल चमकता है, तो एक तो इसका अर्थ ये हुआ कि बादलों का चमकना, और दूसरा इसका अर्थ हुआ जो कवयित्री महादेवी वर्मा हैं वो विरह वेदना में जल रही हैं, तो विरह वेदना के कारण जो उनकी आँखें हैं वो दीपक के समान जल रही हैं। ठीक है, पलकों में सरल है, कवयित्री की पलकों में, लेकिन ध्यान रहे इसका मतलब बादल तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बादल भी बोलेंगे कि जिस तरह से बादल से वर्षा होती है वैसे ही उनकी पलकों से। ठीक है, निर्झरणी माने होता है नदी, निर्झरणी माने नदी। मछली, मछली मतलब मचल गई या निकल गई, नदी निकली या नदी मछली। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में जब काव्य से प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर कभी कभी संदर्भ और प्रसंग भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। देखिए, यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के ही लिखेंगे, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आप लिखेंगे सामान्य हिंदी के। ठीक है, सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि प्रसंग में हम लोग जो कविता में या पद्यांश में मुख्य बात कही गई होती है उसी को हम लोग अपना प्रसंग बनाते हैं। तो इसमें क्या प्रसंग होगा, ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने स्वयं की तुलना दुख भरी बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए, बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो स्वयं की तुलना दुख रूपी बदली से कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी तुलना दुख रूपी बदली से कर रही हैं। तो कवयित्री कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवयित्री अपने जीवन की तुलना दुख रूपी बदली से करती हुई कहती हैं कि, आ जाइए लाइन पर, कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई दुख रूपी बदली के समान हूँ। फिर थोड़ा सा आपको अपने से जोड़ के लिखना है, जिस प्रकार से बदली पानी से भरी रहती है उसी प्रकार से मेरी आँखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं, अर्थात मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। आगे कवित्री कहती हैं, जिस प्रकार से। देखिए, आपको हर लाइन में जोड़ना है जिस प्रकार से। ठीक है, जिस प्रकार से बादलों की गतिशीलता में उनका चिर स्थायित्व बसा होता है, उसी प्रकार से मेरी विरह वेदना से उत्पन्न मेरे दुखों की गतिशीलता भी मेरे जीवन में चिर स्थायी रूप से बस गई है, अर्थात मेरे दुख मेरे जीवन में स्थायित्व को ग्रहण कर चुके हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है, ज़रा सा एक बार समझ लेंगे तो व्याख्या आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, कवित्री ये कह रही हैं कि जिस तरह से आकाश में बादल स्पंदित रहते हैं यानी गतिशील रहते हैं, और गतिशील रहते ही वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाते हैं, उसी तरह से कवित्री कह रही हैं कि मेरे जीवन में जो दुख कभी आते थे कभी जाते थे, तो अब वो दुख हमेशा के लिए मेरे जीवन में बस गए हैं। अब वो आते जाते नहीं हैं, बल्कि हमेशा से वो दुख मेरे साथ बस गए हैं। मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए इस लाइन को। कवित्री कहती हैं,
जिस प्रकार से बादलों की गतिशीलता में ही उनका चिर स्थायित्व बसा होता है, उसी प्रकार से विरह वेदना से उत्पन्न मेरे दुखों की गतिशीलता भी मेरे जीवन में चिर स्थायी रूप से बस गई है, अर्थात मेरे दुख मेरे जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल के गरजने पर घायल या व्याकुल आप कह सकते हैं, व्याकुल संसार हंसता है, अर्थात आनंदित हो उठता है, उसी प्रकार से मेरी विरह वेदना से उत्पन्न मेरे दुखों के रुदन को सुन करके यह व्याकुल संसार हंसता है, अर्थात आनंदित हो उठता है। फिर से देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा बदल के देखते हैं। देखिए, आप लिखेंगे जिस प्रकार से बादलों के गरजने पर गर्मी से, इतना जोड़ लीजिए, गर्मी से व्याकुल संसार पानी प्राप्त करने की आशा में हंसता है, अर्थात आनंदित हो उठता है, उसी प्रकार से मेरी विरह वेदना के दुखों से उत्पन्न क्रंदन को सुन करके यह व्याकुल संसार हंसता है, अर्थात आनंदित हो उठता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब इन दोनों लाइन को एक साथ लेते हैं। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। आगे कवित्री कहती हैं कि जिस तरह से बादलों में बिजली चमकती है और बादलों से पानी बरसता है, उसी प्रकार से मेरी आँखें भी विरह वेदना के दुखों से दीपक के समान जलती रहती हैं, जिसके कारण मेरी पलकों से आंसुओं की नदी बहती रहती है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, किंतु फिर भी मेरी इन आँखों में प्रिय मिलन की आशा विद्यमान है। पूर्ण विराम लगा देंगे, और अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी स्वयं की तुलना दुख रूपी बदली से करती हुई कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई दुख रूपी बदली के समान हूँ। थोड़ा सा फिर आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। जिस प्रकार से बदली जल से भरी रहती है, उसी प्रकार से मेरी आँखें आंसुओं से भरी रहती हैं, अर्थात मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। जिस प्रकार से बादलों की, इतना फिर आपको अपने से जोड़ना है। ठीक है, जिस प्रकार से बादलों की गतिशीलता में ही उनका चिर स्थायित्व बसा होता है, उसी प्रकार से मेरी विरह वेदना से उत्पन्न मेरे दुखों की गतिशीलता भी मेरे जीवन में चिर स्थायी रूप से बस गई है, अर्थात मेरे दुख मेरे जीवन में चिर स्थायित्व को ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए।
जिस प्रकार से बादलों की गरज सुनकर गर्मी से व्याकुल यह संसार हंसता है अर्थात आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार से मेरी विरह वेदना से उत्पन्न दुखों के रुदन को सुन करके दुखों से व्याकुल यह संसार हंसता है अर्थात मेरे दुखों के रुदन को सुन करके यह संसार आनंदित हो जाता है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जिस प्रकार से बादलों से बिजली चमकती है और बादलों से पानी बरसता है, उसी प्रकार से मेरी आँखें भी मेरी विरह वेदना से उत्पन्न दुखों से दीपक के समान जलती रहती हैं, जिसके कारण मेरी पलकों से आंसुओं की नदी बहती रहती है। फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे, फिर भी मेरी आँखों में प्रिय मिलन की आशा विद्यमान है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। यदि छंद की बात करें तो यह मुक्तक छंद है, ठीक है। यदि हम लोग अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। ये अलंकार कहाँ पर हैं, चलिए हम लोग पद्यांश में देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए, जब मैं आपको शब्दों का अर्थ बता रहा था तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था दुख की मतलब दुख रूपी बदली, तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन की जब हम लोगों ने व्याख्या की थी और शब्दार्थ देखा था तो यहाँ पर जैसे है नयनों में दीपक से, देखिए दीपक से का मतलब दीपक के समान, ठीक है, दीपक के समान। तो यहाँ पे तुलना हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को उपमा अलंकार मिल जाता है, ठीक है, उपमा अलंकार, ठीक है। अब देखिए तीसरा अलंकार है मानवीकरण। यहाँ पर देखिए जो बादल है, जो बदली है, उसका मानवीकरण किया गया है कि उसमें कंपन है, वो दुख की बदली है, दुख से भरी हुई है। तो जब हम प्राकृतिक चीज़ों को एक मानव के रूप में व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और ज़रा सा समझ लीजिए, मैंने लिखा तो नहीं है। देखिए जब यहाँ पर व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी थी तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि गतिशीलता में ही स्थायित्व है, तो यहाँ पे गतिशीलता की बात है और गतिशीलता में ही स्थायित्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमको देखने में विरोधाभास अलंकार भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यदि ये लाइन मान लीजिए परीक्षा में आ जाती है तो आप विरोधाभास अलंकार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश में हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, ठीक है। शैली इसकी गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है। गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर आपके पेपर में पूछता कैसे है, तो आप भी पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं, इससे अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग,
व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 प्रश्न मैंने लिए हैं, चलिए इसको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए मैंने आपको संदर्भ बताया है, आप कैसे लिखेंगे। आप उत्तर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। देखिए यदि आप कला वर्ग के हैं तो हिंदी के, ठीक है। अगर आप साइंस के हैं तो सामान्य हिंदी के, ठीक है। आप जैसे होंगे वैसे लिख लेंगे। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, आप भी इसको हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाएंगी। आप देख रहे हैं कि सभी सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो बहुत ही सरल है, देखिए उत्तर डाल के आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताया है, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नैनों में दीपक से जलते। ये जो कविता में लाइन आई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है उपमा अलंकार है। तो आप उत्तर लिखेंगे उपर्युक्त पंक्ति में, या आप पूरी पंक्ति को भी लिख सकते हैं। पूरी पंक्ति को लिखने के बाद लिखेंगे उपमा अलंकार है, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवयित्री के निरंतर रुदन मतलब रोने का क्या कारण है। तो उत्तर आप डाल के लिखेंगे और लिखेंगे, कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण प्रियतम की विरह वेदना है। कवयित्री अपने प्रियतम परमात्मा के वियोग में दुखी है और वह उनसे मिलने के लिए निरंतर रुदन कर रही है, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग करनी है, तो कहाँ रेखा है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन है जहाँ पे रेखा खींची गई है। अब इसी एक लाइन की व्याख्या करनी है और आपको पता है कि अगर सीधे सीधे इसका अर्थ निकालें तो केवल इतना ही होगा कि कवयित्री कहती हैं कि मैं दुख से भरी बदली के समान हूँ। लेकिन वास्तव में एक लाइन की व्याख्या हमको बढ़ा के लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था बस वैसे ही लिखना है, ठीक है। देखिए आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग पहले डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी स्वयं की तुलना दुख रूपी बदली से करती हुई कहती हैं कि। इतना देखिए मैंने अपने से जोड़ा है, ठीक है। अब लाइन की व्याख्या आ जाएगी कि मैं जल से भरी हुई बदली के समान हूँ। जिस प्रकार बदली जल से भरी रहती है, बदली जल से भरी रहती है, उसी प्रकार से मेरी आँखें भी
आंसुओं से भरी रहती हैं, अर्थात उनका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसकी भी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में ज़रूर आई होगी।